हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आर्ट का वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें 40 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी आने वाली बीएड की परीक्षा में ये प्रश्न एकदम आने ही वाले हैं। इसको आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अंत तक वीडियो बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने 40 जो आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन से जो आपका पेपर होने वाला है इसमें 40 प्रश्न आएंगे। तो वो 40 प्रश्न इसमें लिया गया है। ये 40 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप लोग पूरा अंत तक देखिए वीडियो को। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृक्ष बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी, यानी कैसे वृक्ष बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था और कब हुआ था। ये चमोली जिले के मंडल गांव में 27 मार्च 1976 को इसका चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। यहाँ पे ये दिया हुआ है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, यूपीएफडीसी की स्थापना किस सरकार द्वारा किया गया था। यानी ये वृक्ष बचाओ आंदोलन के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी यूपीएफडीसी की। ये किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो इसका फुल फॉर्म भी अगर आता है तो इसको आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1985 में मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गांव को 2002 में डाउन टू अर्थ जोसेफ सी अवार्ड से अलंकृत किया था। यानी किस गांव को किया गया था। ये किया गया था राजस्थान के अलवर जिले में स्थित माउंता को लायल गांव बोला गया था। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ के नाम से इसको अलंकृत किया गया था। तो इसका आंसर होगा माउंता। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माउंता गांव। नेक्स्ट चलते हैं, किस गांव को ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया था। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित गांव था राबेगंज सिद्धि। राबेगंज सिद्धि किसका गांव है। राबेगंज सिद्धि जो सेना से रिटायर हुए अन्ना हजारे का गांव है, जिस गांव में उन्होंने क्या किया था, रिटायर होने के बाद वहां पे सोलर प्लांट लगा कर कुछ करके उन्होंने क्या किया था, उस गाँव में ज़्यादा प्रयोग करके ऊर्जा का संरक्षण किया था, इसलिए उस गाँव को ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया था। तो इसका आंसर होगा राबेगंज सिद्धि, जो अन्ना हजारे का गांव है। नेक्स्ट चलते हैं, इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का जो पारिस्थितिक शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित एग्जाम में आएगा। अर्नेस्ट हेकल ने अर्नेस्ट हेकल ने सन 1869 में इसका प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी जो वर्ड है इसका प्रयोग किया था किसने, अर्नेस्ट हेकल ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने, इसके कितने घटक होते हैं। इसके मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। ये पहला होता है जीवी घटक, इसके भी 3 घटक होते हैं। जीवी घटक के भी और अजीविक के भी 3 होते हैं। इसमें तो आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन मिल जाए। जीविक घटक पूछेगा कितने आएंगे तो उसमें 3 हो जाएगा, अजीवी भी 3 हो जाएगा। और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं, तो इसके घटक 2 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अम्लीय वर्षा की समस्या कब और किसके द्वारा सामने आई। यानी कैसे पता चला कि ये बारिश जो हो रही है वो अम्लीय वर्षा है। तो ये पता चला था सन 1972 में रॉबर्ट एंगसन स्मिथ के द्वारा। उन्होंने बारिश होते समय देखा कि कुछ उनको अलग सा लगा, तो उसको वर्षा जल को लेकर उन्होंने टेस्ट किया, जिसमें पाया कि यह इसमें अम्ल है, इसलिए तो इसका पता चला था हमें सन 1972 में रॉबर्ट एंगसन स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के अम्लीय वर्षा होते हैं। यानी किस अम्लीय वर्षा जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से। सल्फर डाइऑक्साइड से गंधक का तेजाब बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से सूर्य का तेजाब बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक एसिड। यानी तीनों तत्वों से मिल करके वर्षा में घुल जाते हैं और ये अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी
इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो इसमें नाम लिखा हुआ मिलेगा या पूछेगा कितने प्रकार के अम्लीय वर्षा होते हैं। आप इसका आंसर दे सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 21वीं सदी के अंत तक सागर तल कितना ऊंचा उठेगा। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए कि जैसे ही हिम बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है, तो क्या हो रहा है, समुद्र का जल ऊंचा उठ रहा है। तो 21वीं सदी के अंत तक जब हम पहुंचेंगे तो समुद्र का जल कितना ऊंचा उठ जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्र का जल हो जाएगा 65 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा, यानी 65 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुखारेस्ट सम्मेलन का आयोजन कब और किस लिए किया गया था। तो बुखारेस्ट सम्मेलन का आयोजन 1974 में प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन के लिए किया गया था। प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन के लिए बुखारेस्ट का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसको आप लोग लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जननांकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था, यानी डेमोग्राफी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका प्रयोग हुआ था सन 1855 में, 1855 ईस्वी में, और ये किया था एक फ्रांसीसी विचारक थे एलिस गुइलार्ड ने। क्या था यहाँ पे देखिए लिया हुआ उनका नाम। सन 1855 में फ्रांसीसी विचारक एसी गुइलार्ड ने इसका प्रयोग किया था डेमोग्राफी का। नेक्स्ट है, जननांकी की विषय वस्तु में कितने प्रमुख तत्वों को समाहित किया गया है। ये भी आ सकता है बहुत, कितनी जननांकी विषय वस्तु में कितने प्रमुख तत्वों को समाहित किया गया है। तो 3 प्रमुख तत्वों को समाहित किया गया है। कौन कौन से 3 प्रमुख तत्व हैं, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना और जनसंख्या का वितरण। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भारत में लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, इसका क्या सूत्र है। तो लिंगानुपात निकालने के लिए जनसंख्या के लिंग का अनुपात क्या है, तो इसमें है PF/PM × 1000, यानी स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष संख्या गुणे 1000, यानी स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या को 1000 से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जनसंख्या लिंगानुपात निकल आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कितने कारक, यानी कितने कारक से मृत्यु दर प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर है, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, अंतर्जातीय कारक और बृहजातीय कारक। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों में कुपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों में कुपोषण क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन 2, 3, 4, 5, तो हम लिखेंगे आंसर 2 प्रकार के होते हैं, सूखे वाला कुपोषण और एक सूजन वाला कुपोषण है। बच्चों में कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं। निकलता है, आधुनिक समय में किसको बालकों का तीसरा अभिभावक कहा जाता है। तो आधुनिक समय में, इस समय में टीवी को, यानी टेलीविज़न को बच्चों का तीसरा अभिभावक कहते हैं, जिससे टेलीविज़न से क्या करते हैं, बच्चे देख के और सुन के सीखते हैं, तो इसलिए टेलीविज़न को बच्चों का तीसरा अभिभावक भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान समय में दूरदर्शन द्वारा सीधा शैक्षिक उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। यानी दूरदर्शन पे जो शैक्षिक उपयोग क्या क्या चीज़ें हम दूरदर्शन से देखने मिलती हैं शिक्षण के रूप में। तो पहला है इग्नू क्लासेस चलती हैं, यूजीसी चलता है, NCERT चलता है, नेशनल ओपन स्कूल है और CIT। ये सारे कार्यक्रम पे हम क्या कहते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से हम शैक्षिक के रूप में उपयोग करते हैं। लिखा है वर्तमान समय में दूरदर्शन द्वारा सीधा शैक्षिक उपयोग, यानी सीधे तौर पर शैक्षिक उपयोग करते हैं। इग्नू देखते हैं, चैनल आता है टीवी पे, दूरदर्शन पे, उसमें लेक्चर देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसी तरह से सारे क्या होते हैं, शैक्षणिक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस करती हैं। तो ये जो गैसें लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा है मीथेन CH4, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड NO2, फिर है ओजोन O3। ओजोन परत भी होता है, और ओजोन क्या ग्रीन हाउस गैस है। ये निर्भर करता है कि किस वायुमंडलीय दाब पे वो परत है, किस स्तर पे वो परत है, इसके अकॉर्डिंग वो निश्चित करता है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये किसको हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में ही मानेंगे। और लास्ट है हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो 5 गैसें हैं वो हमारी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसके नाम को याद कर लें। ऑप्शन में आता है 2-3 इसमें से दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, तो अच्छे से इसको याद कर लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें देखिए ग्रीन हाउस गैस है, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन जो है वो
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब एक ही अणु के 2 परमाणु होते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसें नहीं हो सकती हैं। एक छोटा सा ट्रिक से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है N2, तो N एक ही अणु है लेकिन इसके परमाणु 2 हैं। ऑक्सीजन है एक ही अणु है लेकिन इसके परमाणु 2 हैं, यानी जो एक ही अणु के 2 परमाणु रहते हैं तो वो गैसें ग्रीन हाउस गैसें नहीं कहलाएंगी। तो इसको अगर दूसरे पहले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन इसमें 2 है लेकिन इसमें एक दूसरा परमाणु कार्बन भी जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन 4 है लेकिन इसमें कार्बन जुड़ा है, इसमें नाइट्रोजन है तो एक दूसरा परमाणु अणु भी जुड़ा है जो है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के 3 है, इसमें ऑक्सीजन है और कार्बन भी है, फ्लोरोकार्बन भी है और कार्बन भी है, यानी इसमें मिश्र गैसें हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैसें कहलाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये तीनों क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो इसको इस तरह से हम ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे तो आसानी से इसको एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, IEEP का पूरा नाम क्या है? IEEP का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता नापते हैं हम डेसिबल में। तो डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है, और इसकी तीव्रता नापने की इकाई क्या है फिर इसकी, यानी 80 डेसिबल, यानी 80 डेसिबल से अधिक क्या होता है, हानि। 80 डेसिबल से अगर आवाज़ सुनते हैं तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे बहुविकल्पी, तो इस लोग दोनों को आप लोग देख लीजिए। विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, यानी पूरे विश्व को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहला जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था, और इसका नाम क्या था? नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी ऊपर के वीडियो में पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसका नाम क्या था। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोग सब लोग याद कर ही लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? ओजोन की जो परत है उसमें जो छिद्र है वो सबसे बड़ा जो छिद्र, यानी जिस जगह पे सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है वो जगह का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में वो सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय वन नीति बनी थी सन 1952 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शुद्ध जल का तापमान होता है, शुद्ध जल का तापमान होता है कितना होता है? तो जो pH वैल्यू होता है शुद्ध जल का वो होता है 7, यहाँ पे देखिए दिया हुआ pH वैल्यू होता है 7, और इसका टेम्परेचर देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। और जब इसको हम बॉयल कर देते हैं तो pH वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 6 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाता है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे देखिए ओजोन छिद्र का कारण ये सारे गैस जो लिखे हुए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी कारण है, SO2 भी कारण है, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कारण है, और CO2 भी कारण है। लेकिन इसका पूछा है मुख्य कारण, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है मुख्य कारण। तो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हमारा CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा मुख्य कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 है, अम्ल वर्षा कहाँ होती है? यानी किस जगह पे अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है? अम्ल वर्षा होती है कारखानों वाले क्षेत्र में, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी SO2 की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है वहीं पे, तो इसको याद करने वाला है, SO2 की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है वहीं पे अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है?
तो होता है नॉर्वे स्वीडन में, यानी नॉर्वे स्वीडन में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ओजोन क्षेत्र स्थित है, यानी किस जगह पे ओजोन क्षेत्र स्थित है। तो ओजोन क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे स्थित है। तो ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी दिया हो सकता है, और दे देगा ए और बी दोनों, तो इसलिए दोनों नाम याद कर लीजिए। ओजोन क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जगह पे स्थित है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ था, यानी कब हुआ था। 42वें अनुच्छेद में 1972 में भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण का जैविक कारक क्या है, यानी पर्यावरण के जैविक कारक क्या है। वृक्ष पर्यावरण का जैविक कारण है। आप देखिए 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन में आएगा चारों ऑप्शन, मृदा वायु जल। यानी पर्यावरण कैसे बनेगा, मृदा यानी मिट्टी रहेगी, वायु रहेगा और जल, तीनों रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हमारा पर्यावरण नहीं बन सकता है। वृक्ष क्या करता है, पौधा ही पर्यावरण को सजीव बनाए रहता है। ठीक है, इसलिए वृक्ष क्या है, इसका जैविक कारण क्या है, पर्यावरण का जैविक कारण है वृक्ष। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 89, 89। अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। आईपीसीसी का पूरा नाम या फुल फॉर्म करके भी पूछ सकता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क, ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ताकि सारे बच्चों को आसानी से पता भी चल जाए और आप लोग भी इसको जान जाएंगे। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री कौन। इस समय भारत के जो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस एग्जाम में इसका लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।